फ्लैशबैक की कहानी। ये शंकर लाल का परिवार है जिसमें उसकी 3 बेटी और पत्नी राम प्यारी हैं। शंकर लाल ने घर तो शहर में बना लिया था, लेकिन उनकी जड़ें आज भी गांव और उसकी पुरानी सोच से जुड़ी हुई है। देखो भैया, तुमने तो अपनी सारी जिंदगी शहर में रहकर बिताई है। तुम्हारे 3 बेटे हैं जरूर, लेकिन कोई गुरूर न करना अपने बेटों पर। शहर में रहने वाले बच्चे सांझा चूल्हे में गुजारा नहीं करते हैं। उन्हें तो अपनी अपनी गृहस्थी अलग अलग बसाने में ही आनंद आता है। इसलिए जितनी जल्दी सच को समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा भाई। मैं सही ही बता रही हूँ तुझे। देखो बहन, जो तूने ये आज कह दिया, आज के बाद कभी ना कहना। मेरी सौगंध है कि मैं अपने परिवार को हमेशा माला की तरह ही एक धागे में पिरो कर रखूंगा। अब उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। शहर में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कार और जड़ें भूल जाएं। बहन की कही हुई बातें शंकर लाल के सीने में घर कर गई थी। तीनों बेटे जवान हो रहे थे, इसलिए अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं कल को जब तीनों बेटों की शादी होगी और उनकी दुल्हन घर में आए और अपने बेटे अपनी अपनी अलग अलग गृहस्थी में जमा लें, तो वो घर में अकेले रह जाएंगे। इतना डर उन्हें अकेले रहने का नहीं था जितना समाज में थू थू होने का था। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे जवान हो रहे हैं। समय रहते ही इस घर को इस तरह के नक्शे से तैयार करवा लेते हैं कि कल को सारे बच्चों को यहाँ रहने में कोई समस्या ना हो। इसलिए इस स्टोर रूम को तुड़वा कर इसमें एक कमरा निकलवा दो। छोटे कमरे का बड़ा 2 कमरे हो जाएंगे, ठीक है ना। और शादी से पहले तो ये तीनों एक ही कमरे में गुजारा कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे शादी होगी सबको अपना अपना कमरा तो चाहिए होगा ना। हाँ, अरे तो कैसी बातें करते हैं जी। हमारे मकान में कहाँ इतनी जगह है कि तीनों बेटों को एक ही कमरा दे सके। मैं तो कहती हूँ ऊपर मकान बनवा लीजिए, एक नीचे रहेगा, बाकी को ऊपर का कमरा दे देंगे। अरे कैसी मूर्ख वाली बातें करती हो भाग्यवान। तुम कान खोल कर सुन लो। ऊपर का फ्लोर नहीं बनेगा। इस घर में सबको एक ही फ्लोर पर एक साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। तुम आज उन्हें फ्लोर अलग करके दोगी तो कल को वो अपनी गृहस्थी अलग बसा लेंगे। बच्चों में गलत संस्कार की नींव माँ बाप ही तो डालते हैं। इस बात का ध्यान रखना, समझी। पति की बातों को राम प्यारी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे अपने छोटे से मकान को तुड़वाकर 4 कमरे, हॉल, किचन और एक टॉयलेट बाथरूम बनवा लेते हैं। अब क्योंकि जमीन ही छोटी थी, इसलिए तीनों बेटे के कमरे भी बहुत छोटे छोटे ही निकल पाए थे। कहते हैं ना, समय पर तो किसी का जोर नहीं चलता। धीरे धीरे पंख लगा कर उड़ने लगा समय। बड़े बेटे सुधांशु की शादी हो गई। उसकी पत्नी सोना घर में आ गई। सोना का मायका मुरादनगर से कुछ घंटे की दूरी पर जामनगर में था, इसलिए जब भी उसके मायके से कोई शंकर लाल जी के यहाँ पर पधारता तो रात में रुक कर ही अगले दिन लौटता। सोना, वो सुधांशु जी बता रहे थे कि तुम्हारे मायके से तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा जी आ रहे हैं। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज मेरी दीदी और जीजा जी आ रहे हैं और उनका बेटा गट्टू हमारे घर आने वाले हैं। आपको पता है, जब इतना सा था ना गट्टू, तब से अपनी गोद में लेकर पाला है मैंने उसे। मेरा तो मन कर रहा है मैं तो माँ जी उनको वो यहाँ से 2-4 दिन रुक जाए। अरे बेटा, तू रोक तो लेगी, बुरा मत माना, लेकिन हो सके तो उन्हें ना जल्दी चलता फिरता। ये क्या कर रही हो माँ जी आप? हाँ, पहली बार कोई मेरे मायके से यहाँ आ रहा है और आप ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। हाँ, अरे आप लोगों का कोई भी मेहमान आता है तो मैं उनकी कितनी खातिरदारी करने में कोई कसर छोड़ती हूँ क्या? अरे बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। देख, हमारे तो सब रिश्तेदार है ही ऐसे आसपास के। कोई आता है भी है तो 2-4 घंटे में चाय नाश्ता पानी पीकर चला जाता है। अब तेरा मायका दूर है तो दूर तेरी दीदी जीजा जी आएंगे तो उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। अब घर की हालत तू देख ही रही है ना। तो छोटा सा घर है हमारा, पहले इतने सारे लोग रहते उसमें, और फिर मेहमानों के ठहरने के लिए अलग से कमरा भी तो नहीं है ना। माँ जी, ये आपने भली बात की। जब हमारा घर छोटा है तो क्या हम सबके साथ रिश्तेदारी खत्म कर ले क्या? अरे समय समय पर रिश्तेदार तो घर पर आते ही है ना। अब मैं उन्हें कैसे मना कर दूं कि आप मेरे घर मत आओ। आपकी ये बात मुझे ना बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी मम्मी जी। अरे 2-4 दिन के लिए देवर जी को बोल दीजिए ना, छोटे वाले देवर जी के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। एक कमरा खाली हो जाएगा, उसी में मेरे दीदी और जीजा जी भी रुक जाएंगे। धीरे धीरे बड़ी बहू की शादी को 1.5 साल का समय बीत गया था और इतने समय में वह एक प्यार से बच्चे की माँ भी बन गई थी। राम प्यारी के तीनों बेटों में सिर्फ 1-1 साल का ही अंतर था। बड़े भाई की शादी होते ही दोनों छोटे भाइयों के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ सुनील और सुमित के लिए बिना रिश्ते आ रहे हैं और दोनों क्यों एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं। हाँ ठीक है, ये भी सही है। पति राम प्यारी की बात जच जाती है और जल्द ही वह अपने दोनों बेटों की शादी भी छोटी बहू को भी अपने घर पर ले आते हैं। देवर की शादी में सोना बहू ने हुक्म चलाऊंगी मैं, आँख दिखाऊंगी मैं, कुछ ऐसा ही गाना गाया था। उसे पता नहीं था कि देवरानी पर हुक्म चलाना और आँख दिखाना इतना आसान नहीं होता। फिर वह भी तब जब देवरानी के साथ एक देवरानी प्रियारी हो। शादी के बाद
माँ जी, मुन्ना बहुत परेशान कर रहा है। आज नाश्ते में ना ब्रेड ऑमलेट बना देती हूँ, काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं नाश्ते के बाद ना मुन्ना की मालिश वगैरह कर दूंगी। तब तक ये दोनों मिलकर ना लंच की तैयारी कर देंगे। भाभी, लंच की तैयारी तो बाद में होगी। पहले आप ये बताइए कि आपने अभी क्या बोला? अब ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली हैं? अरे ब्रेड ऑमलेट खाना तो दूर, उसकी महक भी आ गई ना तो उल्टी हो जाएगी मुझे। ये सब नहीं खाती मैं। अरे तो क्या बात हुई? तुम नहीं खाती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी लोग भी तुम्हारे हिसाब से खाना शुरू कर देंगे। हाँ, तुम्हारे अलावा घर में बाकी सब लोग अंडा खाती हैं और मैं वही बनाऊंगी नाश्ते में। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसकी देखभाल भी करनी होती है। मुझे चाहिए आप बनाओ अंडा। माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और जब तक घर में से ना अंडे की महक नहीं चली जाएगी ना तब तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही है तुम तीनों बहुएं होकर घर में हर काम इस तरह से करोगे तो किसी दूसरे को कोई आपत्ति नहीं होगी ना। अब तुम अंडा बनाओगी तो पन्ना ही नहीं खाएगी, ना ही कमरे से बाहर आएगी। बताओ इस तरह से नाश्ता बनाने का क्या फायदा हुआ? माँ जी, ये ना सब बहाने हैं आपकी छोटी बहू के काम ना करने के। मुंह फुला के कमरे में बैठ जाओ और कोई काम के लिए नहीं कहेगा। और वैसे भी भूख ही कितनी देर रहेगी, उसे पता ही कहाँ है। कोई ना कोई पूछ के खिलाने के लिए तो आ ही जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी, ये सब नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी। एक तो पहले ही घर में इतना काम होता। अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हो भाभी? नौटंकी किसे बोल रही हो भाभी? आप इसमें नौटंकी जैसी क्या बात है? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अरे जब मैं अंडा नहीं खाती तो नहीं खाती, कोई जबरदस्ती है क्या पन्ना के जाने के बाद? अच्छा जी, अगर मैं अंडा बनाऊंगी तो तू अपने कमरे में जाकर बैठ जाएगी तो ठीक है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन बिना नाश्ता करे काम चलाएगी। अब से तो मैं रोज अंडा ही बनाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे और कितने दिन तू भूखी बैठी रहेगी। अगर मैं झुक जाऊं ना तो उसके आगे तो मैं तेरी जेठानी नहीं। सोना तो आर पार की लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो गई थी। अब अगले दिन से वो हर रोज सुबह सुबह कभी उबला अंडा, कभी ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, कभी कुछ ना कुछ बनाती, जिससे कि उसकी वजह से पन्ना का सुबह सुबह ही गर्म पारा हो जाता था। अंडे की बदबू से उसका सर दर्द शुरू हो जाता था और कभी कभी तो उल्टी तक हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गई। एक सप्ताह के बाद माँ जी, अगर आपको जेठानी जी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो ठीक है, आप मुझे ही ऊपर एक अलग कमरा बनवा कर दे दीजिए। मैं उनके साथ एक फ्लोर पर नहीं रह सकती। आप ही बताइए आखिर कितने दिन तक ये सब बर्दाश्त करूंगी मैं? आपको पता है मेरी कंडीशन कितनी खराब हो जाती है उनकी सुबह सुबह अंडा बनाने के कारण। अरे सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है मेरा इस घर की हवा में। आप लोगों को समझ में? अरे बेटा देख, एक बात कान खोल कर सुन ले। मुझसे तो तूने ये बात कह दी है, अपने बाबूजी के सामने कभी ये बात मत कहना। तुम्हारे बाबूजी का सख्त आदेश है कि तुम तीनों को इसी छत के नीचे एक ही चूल्हे में खाना बनाकर रहना है। अलग होने की बात ना कभी अपने दिमाग में लाना मत। मुंह पर वही तुम्हारे लिए अच्छा हो। ठीक है माँ जी, मुझे भी अलग होने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने घर से ये संस्कार लेकर नहीं आई थी, लेकिन जब आपकी बड़ी बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? पन्ना की बात सुनकर सास राम प्यारी बड़ी बहू के पास जाती है। देख बड़ी बहू, बहुत होगी तेरी मनमानी। जिठानी होने का रोब दिखाना बंद कर दे। अब कल से ना अंडे का नाम भी मत लेना, ठीक है? जिठानी सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होती है। अपनी छोटी बहन की तरह समझोगी ना तो उसे, तो उसका दुख भी, दर्द तकलीफ तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें सास का फरमान सुन के 2-4 दिन तो बड़ी बहू अंडे को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन आखिर कितने दिन तक मन मारकर ये रह सकती थी? एक सप्ताह के बाद वह फिर से सास के सामने आके खड़ी हो जाती है। माँ जी, इस पन्ना के ना मेरे खान पान से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं ना सारी जिंदगी उसके हिसाब से खाना तो नहीं खा सकती। मुझे अलग रसोई बनवा दीजिए वरना भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी मैं। बेचारी राम प्यारी जैसे दोनों बहुओं के बीच में पिस कर रह गई थी। सोना की तरफ से बात करती तो पन्ना नाराज हो जाती, पन्ना की तरफ से बात करती तो सोना। हर रोज घर जैसे जंग का मैदान हो गया था। कुछ दिन बाद, माँ जी, आज मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। आज सत्संग के लिए थोड़ा सा लेट निकलेगा, उन लोगों से मिल लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अरे भाभी, अभी पिछले हफ्ते ही तो आपके भैया आए थे ना। आज तो मैंने अपनी चाची की लड़की को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। कितने दिन से कह रही थी मैं हमारे यहाँ पर आने के लिए। आप ऐसा करो, अपने भैया भाभी को आने के लिए मना कर दो। आज तक मेरे मायके से लोग आएंगे। अरे देखो तो कैसी बोल रही है तुझे, जिसे बुलाना है बुला। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं किसे बुलाऊं किसे नहीं। मैं तो अपने भैया भाभी से फोन करके यह नहीं कहने वाली कि आज मेरी देवरानी के मायके से वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तो आप रुक जाओ। अरे मेरे मायके वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है उन्हें आने से। अरे बोल, तू बुला ले अपने घर में जरूर। अरे भाभी,
आप अपने मायके वालों को बुला तो लोगी, लेकिन ये तो बताओ इस घर में उनके ठहरने के लिए जगह कहाँ है? एक साथ इतने सारे रिश्तेदार आ गए तो क्या हमारे सर पर सोएंगे क्या? वो जगह ना होने का, अरे अरे अरे, क्या सामने जाकर रो मत, ठीक है? लेकिन मैं तो अपने मेहमानों को आज बुला कर ही रहूंगी। माँ जी देख रही है ना आप, तीन तीन बेटों की शादी हो गई है आपकी। अब जब तीन बहुएं आई हैं तो परिवार भी तो बढ़ गया है ना। अब आपकी तीन बहुएं के लिए कमरे के मकान में बताओ, इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं होता। तुम तीनों रोजाना मुझे ना आकर पट्टी मत पढ़ाया करो। अरे एक ही घर में रहती हो, किसी भी रिश्तेदार को घर पर बुलाने से पहले आपस में बातचीत नहीं कर सकते हो क्या तुम? हाँ, एक दूसरे से पूछ लिया करो ना कि उस दिन किसी और का रिश्तेदार तो नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता, तुम अपने रिश्तेदारों को अपने कमरे में सुलाओ या सड़क पर टेंट लगाकर। तुम्हारे लिए अपना काम, अपना मकान थोड़ा ना बदल दूंगी है। हम लोग सास ससुर के रवैये से तीनों बहुएं बहुत परेशान थी। साल दर साल बीतते जा रहे थे और एक एक करके अब तीनों बहुओं दो दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। अरे थक गई हूँ मैं, सुबह से नाश्ता बनाते बनाते पूरे 15 लोगों का परिवार हो गया है। इंसान हूँ, रसोईया नहीं। उसमें भी तीन दोनों के बच्चों को तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मेरे बच्चे तो बेचारे सीधे साधे हैं, जो बनाकर दे दूं चुपचाप खा लेते हैं। इनकी तो रोज नई नई फरमाइश होती है। मैं पहले बता रही हूँ माँ जी, मैं इतना नखरा सहने वालों में से नहीं हूँ। अरे भाभी, आप नाश्ता बना के कोई एहसान थोड़ी ना करती हो। नाश्ता बनाती हो तो दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ, और दोपहर का खाना बनाने में क्या मेहनत नहीं लगती क्या? सबसे ज्यादा मेहनत तो दोपहर में ही लगती है। दाल चावल रोटी सब्जी क्या कुछ नहीं बनाना पड़ता मुझे। मुझे तो आप लोगों के है, झटपट कुछ भी हल्का फुल्का बनाया और हाथ उठाकर अपने अपने कमरे में चली गई। आपके कहने का क्या मतलब है जेठानी जी? हाँ, मैं रात का खाना बनाती हूँ तो मुझे 15 की जगह 20 लोगों का खाना बनाना पड़ता है क्या? आटा लगाते लगाते हाथ दर्द करने लग जाते हैं मेरा। और वैसे भी ना बाबूजी की आदत तो आप लोग जानते ही हैं, रोज किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं बहू के हाथ का खाना टेस्ट करवाने के लिए। बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन अब हमारा घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगने लगा है। 4 कमरे के मकान में 15 लोग रहते हैं। हम बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी, तू तो। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के साथ एक ही बेड पर एडजस्ट करने में हमें कितनी दिक्कत होती है हम ही जानते हैं माँ जी। देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें भी बच्चों के लिए अलग कमरा चाहिए ना। आखिर कब तक एक कमरे में 4-5 लोग रहेंगे? बहू की रोज रोज की तू मैमे से और खींचतान से राम प्यारी एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ससुर जी तो घर की राजनीति से दूर थे। आखिर बहू तो घर के मामलों में सास को ही घसीटती थी। सुनते हैं जी, 12 साल हो गए हैं बड़े की शादी हुए, बच्चे बड़े हो गए हैं उनके। एक ही कमरे में उसके तीनों बच्चे और मियाँ बीबी किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए। अलग मकान लेकर नहीं दे सकते तो ऊपर ही 2-4 कमरे डलवा दीजिए, कम से कम बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी तो मिलेगी। अब इतना भी अनजान मत बनिए। आप क्या चाह रहे हैं? आज तो बच्चे आपका सम्मान करके एक साथ रह रहे हैं, कल को बगावत पर उतर गए तो क्या होगा? हाँ बताइए, आप बताइए ना। और सब तुम्हारी छूट का नतीजा है राम प्यारी जी। आप ही की शय है जो बहुएं इतनी जुबान चला रही है। गांव में जाकर देखो, 2-2 3-3 पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रह रही हैं। और उनके बच्चे क्या एक ही घर में रहकर जवान नहीं होते हैं क्या? अगर ऐसे ही सब अलग अलग घर बनाकर रहने लगेंगे ना, तब तो परिवारों की नींव ही कमजोर हो जाएगी। कैसी बात है? अरे कैसी बातें करते हो जी आप? अपने आनंद के लिए बेटे बहू का जीवन नरक करके रखा है आपने। हमने देखी था, बहुत लड़ती झगड़ती है बहुएं, लेकिन वे अपनी जगह गलत भी नहीं है। हमारा जमाना और था, अब बहुओं का जमाना है। और बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई का बड़ा दबाव है। घर में इतना काम है कि बहुएं काम के चक्कर में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और इसी की चिड़चिड़ापन आपस में लड़ाई झगड़ाई करती रहती हैं। छोटी को लगता है वह ज्यादा काम कर रही है, बड़ी को लगता है वह ज्यादा काम कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि घर में काम ही इतना ज्यादा है कि वे तीनों पूरा दिन लगी रहती हैं, लेकिन घर के काम खत्म नहीं होते। राम प्यारी बहुओं की सारी बातें समझाती है, लेकिन ससुर जी को शंकर लाल जी की तो आंखें जैसे बंद किए हुए थे। उन्हें परिवार में किसी के कष्टों से कोई मतलब नहीं था। जब भी राम प्यारी बेटों की समस्या के बारे में बात करती, वे गांव वालों का उदाहरण देकर उसे चुप करा देते थे। कुछ दिन बीतते तो गांव से उनके चचेरे भाई शहर में उनके घर आ पहुंचे। अरे शंकर लाल भैया, अरसा हो गया तुमसे मिले। जब हम आखिरी बार तुमसे मिले थे ना, तो तुम्हारी ये तीनों बेटा छोटे छोटे थे, और देखो आज सब बच्चे जवान हो गए, 2-2 3-3 बच्चों के बाप हो गए। समय भी कैसे पंख लगा कर उड़ जाता है ना। लेकिन एक बात कही तुमसे,
इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं तुम्हारे, सुंदर सुशील बहुएं हैं, फिर तुमने अपने घर को ये चिड़ियाखाना क्यों बनाया हुआ है भाई? इतने छोटे छोटे कमरे हैं, एक एक कमरे में चार चार पांच पांच लोग रह रहे हैं। बेटे बहू के कष्ट के बारे में कभी सोचा है क्या? कैसे गुजारा करते होंगे? आजकल तो हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है भाई। हमने तो खुद अपने दोनों बेटों के लिए शादी से पहले ही 2 जगह जमीन ले ली थी। दोनों को अलग अलग मकान बनाकर दे दिया है। घर के आसपास ही रहते हैं दोनों बेटे, नजरों के सामने भी हैं और अपना परिवार लेकर सुकून से जी भी रहे हैं। अब वह जमाना नहीं रहा कि एक ही छत के नीचे 20-20-22 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। अरे शहर के मकान में ना इतनी जगह होती है, ना आजकल की दौड़ भाग भरे जीवन में इतना किसी के अंदर स्वयं। सबको जीने दो अपना जीवन अपने अपने तरीके से, बस आपसी प्रेम और व्यवहार बना रहे, ये आवश्यक होना चाहिए। दूरियां दिलों में होती है, घरों में नहीं। तुम्हारे समझे कि नहीं समझे? हाँ, कि अभी और समझाऊं क्या? है क्या कहते हो तुम? अरे तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने गांव में रहकर भी शादी के बाद पहले ही दिन से अपने बेटों को इतनी छूट दे दी थी कि अलग अलग घर बसाने दे दिया। अरे भाई शंकर लाल, गांव हो या शहर, आधुनिकता की हवा हर जगह बह रही है। समझदारी इसी में है कि बहती हवा का रुख भांप लिया जाए और उसी के साथ बहा जाए। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारा क्या है, कुछ दिन छोटे के पास रहते हैं, कुछ दिन बड़े के पास, और कुछ दिन अपने मकान में ठाठ से जीते हैं भाई। जो बात राम प्यारी और तीनों बेटे बहू मिलकर पिछले कई दिनों से शंकर लाल जी को समझा रहे थे, वह बात चाचा जी के कुछ घंटे की मुलाकात में शंकर लाल को समझ में आ गई थी और वो समझ गया था कि मैं क्या गलती कर रहा था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।